नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने मंगलवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में एक के बाद एक कई अहम फैसलों पर मोहर लगाकर प्रदेश की नीति और प्रशासन को नई दिशा देने का संकेत दिया है। बैठक में जहां राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी देकर प्रदूषण कम करने और ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल की गई, वहीं AIML पॉलिसी को स्वीकृत देकर ई गवर्नेंस को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने का रास्ता खोला गया। इसके साथ ही बाड़मेर रिफाइनरी की बढ़ी हुई लागत को हरी झंडी दी गई, जिसके पहले चरण का शुभारंभ जनवरी में नरेंद्र मोदी करेंगे। जबकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SOG और ATS के पुलिसकर्मियों के वेतन में भी बड़ा इजाफा किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में देखिए क्या कहा गया। एक तरफ हड़ताल का आम आता है, तो क्या रास्ता बीच का निकालने के क्या रास्ता निकालोगे आप? तो 30,000 बसें बंद हो गई तो बड़ी समस्या होने वाली। देखिए, समय समय पर हम उन लोगों से भी मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये समझाइश कर रहे हैं कि हम जो यातायात के नियम है और जो बॉडी के नियम है उस हिसाब से ये वाहन बनाएं और निश्चित रूप से हमारी जितनी दुर्घटनाएं और जो हुई है उसमें कमी लाने के लिए जो कैरियर में अनेक सामान रख लेते हैं, डिग्गी बढ़ा लेते हैं और बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसके लिए हम उनको भी समझा रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बॉडी बनाते हैं, उनके भी हम उनको हम पेनल्टी भी लगा के उनको इस मामले में सतर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सब जागरूक हों ताकि इस तरह का हम जो भी बस में इस तरह की कोई अनियमितता होती है उसको हम सही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि HPCL राजस्थान में रिफाइनरी नहीं लगाना चाहता था। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने इंटरफेयर किया तो रिफाइनरी राजस्थान को मिली और इसका शिलान्यास सोनिया गांधी के द्वारा हो चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं और उनके समय में जो समझौता कंपनी के साथ हुआ, अगर वो अस्तित्व में रहता तो न रिफाइनरी बनती न राजस्थान का कई हित होता। जमीन हमारी थी, पानी हमारा था, तेल हमारा था और जिस टर्म में समझौता किया गया था उसको राजस्थान को कुछ भी नहीं देने वाला था। आज मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, उन्होंने रिव्यू किया। धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि उस वक्त उन्होंने उसका समर्थन किया और ये नया MOU हुआ 2017 में और राजस्थान का हित सुरक्षित हुआ। इसीलिए अशोक गहलोत जी को ये कहिए कि अपने समय के MOU और वर्तमान समय के MOU को मिला करके फिर कोई स्टेटमेंट। मंत्री जी एक थोड़ा क्लियर कर दीजिए इस बात को कि क्या 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां राजस्थान में चलेगी या नहीं, पेट्रोल की होगी या डीजल की होगी, या अपनी मर्जी से आगे स्क्रैप कराओ तो कराओ, नहीं तो चलाते रहो? क्या है तो ऐसा जो हमारे जिले हैं भरतपुर और अलवर में, यहाँ पे तो 10 साल की लिमिट है, बाकी हमारे और जिलों में 15 साल तक डीजल वाला और पेट्रोल वाला 10 साल। जो नगरीय बस चलती है, जो जिनकी फिटनेस नहीं होती है, वो धुआं छोड़ते हैं, उसको भी क्या इंक्लूड किया गया पॉलिसी में? में लिखा हुआ है, सरकारी वाहन सारे लिखे हुए। सर, आपने AI लर्निंग की बात की है, लेकिन डिजिटल साक्षरता अभियान के कई वर्षों के बाद भी अभी तक आप देखें तो प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में कंप्यूटर लैब ही नहीं है और कंप्यूटर अनुदेशक भी नहीं है। तो ऐसे में आप AI जो लर्निंग है उसको कैसे स्थापित करेंगे स्कूलों में? देखिए, AI पॉलिसी लाइन है। AI पॉलिसी का तात्पर्य यह नहीं कि कल स्कूल में जाकर सब कुछ हो जाएगा। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारे AI कैसे आवे, MLC में आगे कैसे बढ़े। अनेक विद्यालयों में हमारे लैब नहीं मानना, उसको कोई नहीं मानने से नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे सने सभी विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में इसको लागू करेंगे। हमारे विद्यार्थी कैसे सीखे। पॉलिसी का तात्पर्य फील्ड वर्क, पॉलिसी का मतलब एक कंसेप्ट देना है और इसको हम राजस्थान अभी तो हमारा प्रथम चल रहा है और कोशिश करेंगे धीरे धीरे सभी जगह लागू करेंगे। आप सबका बहुत अंतिम सवाल है जितेंद्र जी। एक सवाल है, आप नियमों का पालन कराने के लिए सरकारी और निजी बसों से 74 और 26% हमारा है, तो फिगर में कहीं हो तो करेक्ट कर सकते। सर, ये जो आपने वाहन के बारे में बताया प्लस 26 74 HPCL और 26 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पहले 70 कोई बात करेक्ट कर
और भाई सर ये जो थानों में जो पुराने वाहन पड़े, कबाड़ जो पड़ा है थानों के अंदर जब्त किए हुए वाहन, उनका क्या होगा? उनकी भी स्क्रैपिंग होगी या उनको कोई अलग से पॉलिसी उनकी होगी? एक मिनट देखिए, जो सीज वाहन होता है प्लीज, उसका डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर होता है। वो सीजन होने के बाद उसकी जो कस्टडी होती है वो कोर्ट के पास होती है, पर उसमें हमारे रूल्स है, उसी के अनुसार जो भी डिस्पोजल होता है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि दैट इज इन अंडर कस्टडी ऑफ कोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी जो है वाहन का स्क्रैपिंग के लिए जो प्लीज आप जो वाहन के लिए कह रहे हैं, तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको रोड से हटा दें। कुछ प्लान है कब तक ये होगा कि जो 15 साल के पुराने वाहन है वो किस फेज में हटाए जाएंगे? क्योंकि ये दिल्ली में लागू है लेकिन राजस्थान में नहीं था। लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग सेकंड हैंड कार्स। नहीं, हमारे यहाँ पे भी हमने 2 स्क्रैपिंग सेंटर है हमारे, उनमें इस चीज को देखते हुए, क्योंकि उनको कुछ न कुछ उनमें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनकी अनुसार, उनके कहे अनुसार हमने उनको डीएलसी में और छूट देने का काम किया, और वाहनों को मैं बता रहा था अभी 1 लाख तक का छूट देने का काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ज्यादा आएंगे वाहन, हमारे उनकी भावना बढ़ेगी देने के लिए और नहीं लेने के लिए, तो निश्चित रूप से इसमें ये प्रोत्साहन के लिए हम कर रहे हैं। सर फाइनली ये माइक तो खराब हो गया, वैसे बोल रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री का आना फाइनल है क्या? कोई डेट डिसाइड हुई है क्या? मित्र हमारे एक पूरा हो जाता है, एक पूरा हो जाता है 15 साल पुराने वाहन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रिफाइनरी टाइम पर पूरी हो, कॉस्ट लागत जो हमारे समझौता है उसके अनुसार हो, 2 बार विजिट किया है, हमारे अधिकारियों को बार मौके पर भेजा है। इसका मेन थीम यही है, उद्देश्य यही है, उनका फोकस यही है, संकल्प यही है कि समय पर पूरी संभावना है कि मई मास के ऊपर अगर हमको प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया तो 7 जनवरी में ही कार्यक्रम संभव है। स्क्रैपिंग जो दे रहा है उसको हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदे तो उसको अधिकतम 1 लाख रुपए तक की हम उसको छूट दे रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए अभी ये पॉलिसी लाई है स्क्रैपिंग की, और जो स्क्रैपिंग लगा रहा है उसको भी हम डीएलसी में भी छूट देकर और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करें, ताकि जितना भी हमारा खराब वाहन प्रदूषण करते हैं या वो वाहन चलने में उनके अनफिट है, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। एक प्रश्न मेरा यह है कि अभी आपने कहा कि 70% जो है हिस्सा उसमें कंपनी का है, 26% राजस्थान सरकार का है, तो बाकी का 4% किसके पास है? इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर है। हाँ, इक्विटी शेयर। तो 4% किसके पास रहेगा? इक्विटी कंपनी के पास रहेगा। कंपनी हमारा जो 70% बताया आपने और 26 बताया, 74%। So is there any planning to do कार्रवाई करने का अगेंस्ट, आप कार्रवाई करना चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ इलीगल? साथ ही 2 विषय है आपके प्रश्न के अरावली को लेकर के। पहला तो यह है कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सब्जुडिस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ डायरेक्शन है, पर उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन आने या स्वयं कॉग्निजेंस लेने से पहले राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी इसमें पूरा इंस्टीट्यूट ने डायरेक्शन दिए, न कोई नई लीज दी जाएगी, न कोई अवैध खनन होने दिया जाएगा, और इसके लिए आपने आपके समाचार प्रिंट मीडिया के मार्फत आपने पढ़ा भी होगा, इतनी सभी जिला जो इससे संबंधित है जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दिए गए, जो छोटे मोटी को अवैध गतिविधियां करती है उनको पकड़ा है, और हमारा ही पूरा फोकस रहेगा अरावली का पूरा एरिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और उसके तहत इंटैक्ट रहे, उसमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो, पर्यावरण की रक्षा हो, अरावली की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो। सर कांग्रेस क्या है कि लीगल माइनिंग की बात करिए तो इशू उठा रही है, लेकिन बड़ा इशू तो अनलीगल माइनिंग का है। जो राजस्थान की सरकार मित्र, राजस्थान की सरकार किसी को भी किसी भी तरीके से कितना भी बड़ा हो इलीगल माइनिंग नहीं करने देगी। कांग्रेस के राज में कितना इलीगल माइनिंग होता था, और कांग्रेस के राज में ये जो डिफाइन जो डेफिनेशन दी गई वो कांग्रेस के राज में दी गई है। कांग्रेस के राज में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, हम उस पर नहीं जाते। हम ये कहते हैं अरावली को हमको इंटैक्ट करना है, अरावली को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अगला सवाल ये पटेल साहब, आपने कहा कि राजस्थान की जो वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसमें 15 संजय जी भाई
15 साल से पुराने वाहन जो है वो सड़कों से हटाए जाएंगे। उनका हमारे राजस्थान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, संदेश जाएगा कि हमको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगा, वो राजस्थान के विकास में काम आएगा। दूसरा आज महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी देश और प्रदेश का विकास उसकी स्वयं शासित संस्थाओं पर निर्भर करता है। और हमारा जो हमारी स्वयं शासित संस्था है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे हमारी नगर पालिका है, चाहे हमारे नगर निगम है या नगर परिषद है, और पंचायत राज में ये माना गया है कि किसी देश का प्रदेश का विकास ग्राम राज्य के द्वारा, राम राज्य के द्वारा होना आवश्यक है। उसी के तहत हमारा जो वेतन आयोग, जो सप्तम राज्य वित्त आयोग जो बना हमारा, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में तो समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट हमने दी है। और अंतरिम रिपोर्ट में ये माना गया है कि इसका कितना रेशियो पंचायत राज को कितना मिलना चाहिए, टोटल जो रेवेन्यू है उसका, और नगर पालिका नगर निगम को कितना मिलना चाहिए। तो अभी तक का जो रेशियो चल रहा है वो 7% चल रहा है। हमारी जो राज्य की शुद्ध कर राजस्व है, नेट जो हमारा रेवेन्यू है, उसका 7% हिस्सा इन संस्थाओं को मिलता है। आर्टिकल 243 जो हमारे संविधान का अध्याय 9 है और संविधान का अध्याय 9A, ये दोनों पंचायत राज संस्थानों और नगर पालिकाओं को अधिकार, पंचायत राज को उनको अधिकार दिया गया है कि इनको कितना हिस्सा मिलेगा। और उसी के तहत हमारी इस सप्तम वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है। और हमारी इस अंतरिम सिफारिश के अनुसार ये जो हिस्सा वितरण होगा, जिसमें 73.2 पंचायत राज को जाएगा और 26.8 हिस्सा जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद इनको जाएगा। और हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, शहर निकाय हैं, उन सबको ये इसी अनुसार हिस्सा राशि मिलेगी। और आने वाला जो हमारा हिस्सा राशि है उस हिस्सा वितरण की जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये संस्थाएं हैं जो किसी देश और प्रदेश के विकास की मेन धुरी है, क्योंकि हमारी अभी अनुमान के अनुसार 55% जनसंख्या और 15% क्षेत्रफल हमारा सभी स्थानीय निकायों के मध्य में है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इनका सर्वांगीण विकास हो, इनको इनका हिस्सा मिले और हिस्सा समय पर मिलता रहे। और इसी अनुसार हमने ये हमारे सप्तम आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है, इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। मित्रों, हम सब ये मानते हैं कि हमारा पंचायत राज सशक्त हो, हमारी नगर पालिकाएं सशक्त हो और उससे देश का विकास हो। पंचायत राज और नगर पालिकाएं जितनी सशक्त होगी, पारदर्शी होगी, स्थानीय स्तर पर जितने निर्णय होंगे वो देश के विकास में आएंगे।